Here 10.3 again, the hormone secreted by the pituitary stimulates testes and ovaries to produce their hormones. यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है भाई कि देखो, हम इस फिगर से समझते हैं सबसे पहला ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा होता है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो अपने थ्रू हार्मोन सिक्रेट करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे अलग अलग ग्लैंड्स के पास जाते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड के पास गया और यहां पे इसको जाकर स्टिमुलेट करता है, उकसाता है, कहता है भाई कि तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हें अपना हार्मोन सिक्रेट करना है। सेम ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे ग्लैंड्स के पास जाता है। जैसे ये पैंक्रियास के पास जाता है और कहता है भाई तुम्हें अब हार्मोन रिलीज करना है। तब जाके पैंक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। वहीं पर लड़कियों के ओवरीज के पास जाता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का निकला हुआ हार्मोन है वो सीधा ओवरीज के पास जाता है, ओवरीज को स्टिमुलेट करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलवाता है। फिर वही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? वे लड़कों में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के पास जाता है, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ये मैसेज लेता है कि हमारी बॉडी को कौन कौन सी चीज की जरूरत है। फिर वो मैसेज वो अपने हार्मोन्स के रूप में अलग अलग ग्लैंड्स को पहुंचाता है। फिर ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? वो अपने अपने हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो डिफरेंट हिस्सा है वो बढ़ जाता है। समझ में आया? तो इन सारी चीजों के बारे में ये जो पूरी कथा है इसके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अब आपको ये कथा दोबारा ना सुनना पड़े इसलिए पार्ट 2 देख लेना। चलो अब इस टॉपिक में इस वीडियो में क्या है वो पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रेनल्स। हम जानते हैं हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, जो टेस्टिस होता है ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओवरीज ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जैसे एक है थायराइड ग्लैंड, एक है पैंक्रियाज और एक है एड्रेनल ग्लैंड। अब हम देखते हैं कि इनका क्या काम होता है और ये जब हार्मोन सिक्रेट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलो तो ये फिगर तो आपने देख ही लिया है कि अलग अलग हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, कौन से ग्लैंड से निकलते हैं। चलो मैं फिर से बता देता हूं। ये है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन्स टू स्टिमुलेट डिफरेंट ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स निकालता है और क्या करता है, जिससे जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और अपना अपना हार्मोन ये लोग भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा ग्लैंड आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रेनलाइन। पेनक्रियाज एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी होने से हमारी बॉडी में शुगर हो जाता है, तब हम कहते हैं ना कि अब हम शुगर के मरीज हो गए हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो पैनक्रियाज हमारा ग्लैंड है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा होता है। समझ गए? अब हम जानते ही हैं ये जो फीमेल है, फीमेल में होती है ओवरीज और ओवरीज से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। वहीं पर मेल की टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो हमने अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे हमारी बॉडी में, नहीं पहुंचेंगे हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से तक, तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी बीमारी हमें हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बूझो एंड पहेली, ये जो टकलू है और इसकी जो गर्लफ्रेंड है, हैड वंस विजिटेड देयर आंट। ये लोग अपने आंट, अपने चाची के घर गए एक दिन। इनकी चाची क्या है? डॉक्टर है। और एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रोट। अब बूझो और पहेली को याद आता है कि उन्होंने एक लड़के को देखा था जिनका नाम है काका। काका का जो गला है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बल्जिंग हो गया है। बल्जिंग का मतलब बहुत ज्यादा स्वेल हो गया है, बहुत ज्यादा फूल गया है, कुछ ऐसा। ठीक है। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर। अब जब बूझो और पहेली ने अपने आंट से पूछा कि इसे क्या हो गया है, क्यों इसका गला इतना मोटा हो गया है, तो उसकी आंट ने कहा भाई साहब कि काका को कौन सी बीमारी है? ग्वाइटर, GOITRE। ठीक है। ये जो
हाईलाइटेड पार्ट है, इसकी स्पेलिंग केवल इतनी ही है, ये ई और आई इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो उसकी आंटी ने बताया कि जो काका है इसका जो गला है वो इतना ज्यादा बल्गिंग क्यों हो गया है, क्योंकि ये एक बीमारी से ग्रसित है, और उस बीमारी का क्या नाम होता है, ग्वाइटर। ग्वाइटर कहां होता है, अ डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पर है, ये देख पा रहे हो, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये जब थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं करता तो ये पूरा जो हमारा गला होता है ना, फूल जाता है, बल्गिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाई कि हमारे अंदर क्या हो गया है, ग्वाइटर हो गया है। और ग्वाइटर क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नाम की जो हार्मोन होती है उसको सिक्रेट नहीं कर पा रहा है। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। देयर ऑन्ट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अब उनकी जो चाची है बूझो और पहली की, वो बताती हैं कि जो उनके चाचा जी हैं, चाचा जी को डायबिटीज है, मतलब शुगर है। तब अब बूझो और पहली जानना चाहते हैं कि उन्हें शुगर कैसे हो गया, तो उनकी आंटी बताती हैं कि इनका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज कहां होता है, चलो हम फिगर से देखते हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहां है, दिस इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देता है तो हमें क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। लोग कहते हैं हमें क्या हो गया है, शुगर हो गया है। ये क्यों होता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, बिकॉज हिज पैंक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। जब हमारा पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाता है तो हमें शुगर हो जाता है, हमें डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। यहां से आपको वन वर्ड और एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आवर पैंक्रियाज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। जब हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन निकालना बंद कर देता है तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है, भाई साहब डायबिटीज हो जाती है। बता देना, लिख देना, नंबर पा जाओगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। चलो वहीं पर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आवर थायराइड ग्लैंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग थायरॉक्सिन। तो आपका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर होता है, जिसमें गला बड़ा हो जाता है, बल्गिंग हो जाता है। समझ गए, चलो तो हमने पैंक्रियाज और थायराइड ग्लैंड के बारे में तो पढ़ लिया। अब बूझो एंड पहली दिन आज देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड। अब बूझो और पहली को एड्रेनल ग्लैंड के बारे में जानना है और इसी के लिए वो अपने आंट से पूछते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। विच आर ऑल्सो सोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। इनके आंट के क्लिनिक पर ना एड्रेनल ग्लैंड का एक चार्ट टंगा हुआ था और इसे देखकर बूझो एंड पहली पूछते हैं कि ये एड्रेनल ग्लैंड है क्या एक्चुअल में। चलो तो इनकी आंट इन्हें बताती हैं कि एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो क्या काम करते हैं, मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड। जो हमारे खून में, जो हमारे ब्लड में नमक की मात्रा मेंटेन किए रहते हैं, बैलेंस किए रहते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मदद मिलती है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। जब कभी हम गुस्सा होते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं, एम्बैरेस्ड रहते हैं हम कभी, या जब हम कभी चिंतित रहते हैं, वरीड रहते हैं, तब जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलाइन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो क्या काम करता है, स्ट्रेस को एडजस्ट करने में मदद करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे कि थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। हम जानते हैं चाहे कोई भी ग्लैंड हो, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो या वो एड्रेनल ग्लैंड हो, वो अपने हार्मोन्स जो है वो तभी सिक्रेट करेगा जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर पाएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग ग्लैंड्स को ऑर्डर देती हैं तभी जाकर वो ग्लैंड्स अपना काम करते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपना ऑर्डर कैसे देती है, थ्रू इट्स हार्मोन्स। हमने अभी ऊपर वाले जस्ट फिगर में आपको समझाया था कि ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ये ब्रेन से मैसेज रिसीव करता है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग अपने हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ये हार्मोन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाते हैं। जैसे वो एड्रेनल ग्लैंड के पास आ गए और फिर जाके एड्रेनल ग्लैंड कहीं पर एड्रेनलाइन नाम का हार्मोन निकालता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन आगे चलकर पैंक्रियाज तक पहुंचता है और पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
वो अपना हार्मोन सिक्रेट करता है, वो हार्मोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें मदद करते हैं कि वो अपने अपने हार्मोन्स निकाल पाएं। ठीक है, तो यहां पर इतना ही था। अब यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल ऑल्सो। चलो, बूझो ने ये तो जान लिया कि इंसानों के अंदर हार्मोन्स होता है, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया हमारा। हाँ, हमने एक टॉपिक यहां पर छोड़ दिया कि पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है? ग्रोथ हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। एक इंसान के नॉर्मली बढ़ने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है उसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और वो हार्मोन कहां से निकलता है? वो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसी की वजह से हमारी हाइट ग्रो होती है, हमारी बॉडी हेल्दी होती है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। समझ गए? और ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है। बूझो पूछ रहा है कि हमने ये तो देख लिया कि इंसानों के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया। क्या एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं? और क्या जैसे इंसानों में हार्मोन्स का काम होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाना, मतलब रिप्रोडक्शन में मदद करना, क्या एनिमल्स में भी ऐसा होता है? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन? चलो, तो अब हम बूझो को इस पूरे टॉपिक में यही बताएंगे कि इंसेक्ट्स में हार्मोन्स का रोल क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 10.8। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। हम जानते हैं चाहे वो इंसेक्ट हो या वो फ्रॉग हो, वो एक अपने लाइफ की स्टेजेस से होके गुजरता है, तब जाकर वो कहीं फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन पाता है। जैसे हम इंसेक्ट की बात करें, हमने चैप्टर नंबर 9 में सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ा था कि जो सिल्क मॉथ होता है, जो आगे चलकर एक बटरफ्लाई बनता है, वो कैसे होता है? पहले एक्स निकलते हैं, एक्स से बनता है हमारा कैटरपिलर, कैटरपिलर से आगे कुकून आता है, फिर कुकून आगे चलकर एक फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। वैसे ही फ्रॉक्स का भी होता है। फ्रॉक्स क्या होता है? जब पैदा होता है पहले वो अंडे देते हैं, अंडे के बाद वो उसमें से निकलता है टैडपोल, फिर टैडपोल आगे जाकर बड़ा होता है और उसके बाद फाइनली वो एक फुल्ली ग्रोन फ्रॉग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चेंजेस की वजह क्या है? हॉर्मोन्स हैं। अब इन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के लाइफ स्टेजेस को चेंज करने में जो हार्मोन काम करता है, जो हार्मोन मदद करता है, उसी हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। हमने सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुकी है, अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया। हमने फ्रॉग की भी लाइफ हिस्ट्री पढ़ चुकी है। चलो अब हम देखते हैं आगे क्या है। द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। हमने बटरफ्लाई वाले केस में देखा कि इस पूरे बटरफ्लाई को बनने के लिए इसके पहले बहुत सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरना पड़ता है। जैसे पहले एग आता है, फिर जाकर कहीं कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से जाकर हमारा कुकून बनता है, कुकून से फिर एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम फ्रॉक्स की बात करें तो फ्रॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब वो पैदा होते हैं तो अंडे देते हैं, अंडों के बाद वो टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर टैडपोल धीरे धीरे एक फुल्ली ग्रोन फ्रॉग, एक पूरा मेढक बन जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने कहां पढ़ा है? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है। अब यहां से मेन पॉइंट आता है, एक बड़ी अच्छी सी डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है? दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स का पैदा होने के बाद जो स्टेज ऑफ लाइफ होती है, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि हम इन्फेंट हैं। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, नवजात बच्चा। ठीक है, सेम ऐसे ही इंसेक्ट्स जब पैदा होते हैं तो उन्हें लार्वा कहा जाता है। तो जो लार्वा से एडल्ट तक का चेंज होने का जो प्रोसेस है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर सिंपल डिफिनेशन अगर हम बताएं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो ये अगर हमने सिल्क मॉथ वाला एग्जांपल ले तो ये जो सिल्क मॉथ है, ये इस लार्वा, कैटरपिलर को लार्वा कहते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ से एक फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसी चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यही जो बड़ा बदलाव होता है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब कोई भी इंसेक्ट है वो छोटे से बड़ा होता है, इसी चीज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस किस वजह से होता है इंसेक्ट्स में? इंसेक्ट्स में ये इंसेक्ट हार्मोन्स की वजह से होता है। इंसेक्ट हार्मोन का काम क्या होता है? वो अपने कैटरपिलर को एक एडल्ट बना देते हैं, मतलब छोटे से बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इन अ फ्रॉग। और अगर मेढकों की बात की जाए तो मेढक छोटे से बड़े कैसे बनते हैं? एक हार्मोन की वजह से, और उस हार्मोन का क्या नाम है? थायरॉक्साइन। अभी आपने सुना थायरॉक्साइन का मतलब? हमने इंसानों में भी पढ़ा कि इंसान का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है। और वो हार्मोन क्या काम करता है? वो हमारी जैसे आप कह सकते हो बॉडी ग्रो करने में मदद करता है। सेम ऐसे ही फ्रॉक्स की बॉडी ग्रो करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन का हाथ होता है, उसका नाम होता है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। जो मेढक में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, आप देख पा रहे हो ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग का जो ये वाला जो नेक वाला हिस्सा होता है, आपने देखा होगा कभी कभी लाइव फ्रॉग को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो गला वाला इसका हिस्सा है वो ऊपर नीचे करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि वो हमेशा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा जब जिस भी पानी में, जिस भी हैबिटेट में, जिस भी वाटर में वो मेढक रह रहा है, उस पानी में आयोडीन की मात्रा होनी जरूरी है। अगर उसमें आयोडीन प्रेजेंट है तभी थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है। क्या कहा गया है? कि इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग, हम जानते हैं जो मेढक होता है वो ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। अब जिस पानी में ये मेढक अपना अंडा देता है और फिर अंडे से क्या निकलता है? टैडपोल्स निकलते हैं। अब ये टैडपोल्स जिस पानी में रहते हैं उस पानी में अगर सफिशियंट अमाउंट में आयोडीन की मात्रा अवेलेबल नहीं है, अगर सफिशियंट अमाउंट में आयोडीन अवेलेबल नहीं है, आयोडीन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा टाटा नमक, टाटा नमक का प्रचार आता है हमारी टीवी पर, उसमें कहते हैं ना टाटा नमक खाइए, दाने दाने एक समान, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन मतलब क्या होता है? एक केमिकल होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड को चाहिए ताकि वो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहां पर जो हाईलाइटेड पार्ट है वहां पर यही बताया गया है भाई साहब कि अगर वो पानी, जिस पानी में टैडपोल ग्रो कर रहा है, अगर उस पानी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं है तो द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। जो वो मेढक के बच्चे होंगे वो बड़े ही नहीं हो पाएंगे अगर उनके पानी में आयोडीन की मात्रा ना हो। ठीक है, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई कि बिना थायरॉक्सिन प्रोड्यूस किए फ्रॉक्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब फिर बूझो, बड़ा क्यूरियस है यार, बूझो बूझो फिर से हमसे एक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इफ पीपल डू नॉट हैव एनफ आयोडीन इन देयर डाइट, अगर हम इंसान अपने खाने में भरपूर मात्रा में आयोडीन ना लें तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी होगी? ग्वाइटर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि सचमुच ग्वाइटर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी भी थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तब हमें क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा है। अब हमारा ये एक्टिविटी 10.3 है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो आयोडीन युक्त नमक होता है, अगर हम वो लें, अगर हम उसे अपने खाने के साथ ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आपको मैगजीन से, पेपर से, डॉक्टर मिल जाए तो उनसे पूछ लो, या आप इंटरनेट से भी ढूंढ के इसके बारे में लिख सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 10.9। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होना चाहिए इस एडोलसेंस के पीरियड में। हमें पता है कि जैसे ही हम 13-14 साल के होते हैं हम रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं, लेकिन क्या 14 या 15 साल में हम बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं है, हम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, हम पूरी तरीके से रेडी नहीं है कि हम बच्चे पैदा कर सकें। तो रेडी होने के लिए हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो हम इस टॉपिक में
पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। हम जानते हैं अगर कोई भी इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है तब हम उस इंसान को कहेंगे कि वो पूरी तरीके से हेल्दी है। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। अब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप चाहे किसी भी उम्र में हो, आप चाहे 14-15 साल में हो, आप चाहे 30 साल के हो, आप चाहे 35 साल के हो, आप चाहे 5 साल के हो, किसी भी एज में हो आपको बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सके, फिट रख सकें। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है भाई साहब? बैलेंस डाइट नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा खाना जो बैलेंस हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। अगर हम इसको डिफिनीशन में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एसेट्रा इन आवर डाइट इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ध्यान देना, इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खाना जिसमें जरूरी मात्रा में फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें मौजूद हों, उन्हें हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। हम आगे इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे भी क्योंकि लिखा है नीचे। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। अब बैलेंस डाइट लेने के अलावा एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए अपने साफ सफाई, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है और इसके साथ साथ उसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। मतलब जरूरी मात्रा में हमें अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हमें सुबह उठना पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा, हमें वॉक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? जरूरी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अब जब हम टीनेज वाली एज में रहते हैं, जब हम एडोलसेंस पीरियड में रहते हैं, जब हम 13, 14, 15, 16 साल के होते हैं ना, तो हमारी बॉडी को इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ साथ हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जरूरी मात्रा में हमें एक्सरसाइज, कसरत भी करनी चाहिए। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाई साहब कि न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है हमारी बॉडी की। मतलब हम इस 17, 18, 19 साल में किस तरीके का बैलेंस डाइट लें। हमने ये तो समझ लिया कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन किस तरीके का खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस जो पीरियड होता है, जो ये टीनेज का पीरियड होता है, इस पीरियड में हमारी बॉडी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, बढ़ रही होती है और इसी के लिए हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड। और इसी के लिए एक टीनेजर को, एक किशोरावस्था वाले व्यक्ति को जो 14, 15, 16 या 19 साल तक का हो, उसे अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक प्लान करना चाहिए, बहुत ही ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से वो ध्यान दे सकता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हाट अ बैलेंस डाइट इज। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि भाई बैलेंस डाइट क्या होता है। अगर हमारे खाने में जरूरी मात्रा में फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तब तो हम कहेंगे कि ये हमारा खाना क्या है? बैलेंस डाइट है। हमने बैलेंस डाइट के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहां पर ये बैलेंस डाइट की डिफिनीशन दी गई है। क्या दिया गया है कि द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन। एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स की मात्रा जरूरत अनुसार हो, उस खाने को हम कहेंगे कि ये खाना पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। समझ गए? चलो आवर इंडियन मील, जो हमारा जो भारतीय भोजन होता है, जो हमारी भारतीय थाली होती है, उसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी ये होती है ना, ये एक क्या है? ये एक बैलेंस्ड मील है। इस खाने में आपको सारी जो जरूरी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। जो हमारा दूध होता है वो खुद में एक बैलेंस डाइट है। दूध हमें हर तरीके के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स सब कुछ देता है। ठीक है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नोरिशमेंट्स। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो भी हमें बहुत ज्यादा पोषण देते हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और फल खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मतलब हमारा शरीर बीमारियों से और अच्छे से फाइट कर पाता है। डिशुम डिशुम। ठीक है।
फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड। अब जो नवजात शिशु होते हैं, जो अभी जस्ट पैदा हुए हैं, उनके लिए माँ का दूध सबसे सही होता है और इसी के लिए कहा जाता है कि 5 साल तक केवल बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो माँ का दूध होता है प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड। बच्चे को जितने भी पोषण, जितने भी आहार, जितना भी खाने की जरूरत होती है वो माँ के दूध से पूरी हो जाती है। इसलिए इन्फेंट्स को, शिशुओं को जो 1 से 5 साल के बीच में हैं, उन्हें माँ का दूध जरूर देना चाहिए। समझ गए? आगे हम पढ़ते हैं कि आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी आर गुड फॉर एडोलसेंस। अब जितना जरूरी हमारे लिए फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उतना ही जरूरी हमारी शरीर के लिए आयरन की भी मात्रा जरूरी होना है। आयरन क्या है? आयरन एक ऐसा पदार्थ होता है, वो हमारी बॉडी के जो ब्लड होते हैं उनको बढ़ाता है, उनको इंक्रीज करता है। हम कहते हैं ना भाई आयरन तो लोहा होता है, क्या लोहा हमारे बॉडी के अंदर भी है? नहीं, वो लोहा नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, सेम ऐसे ही आयरन होता है। और आयरन का काम क्या होता है? हमारा ब्लड, हमारा खून को बिल्ड करना, हमारे खून को बढ़ाना। एंड आयरन रिच फूड, और ऐसे खाने जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर हो, वो कौन कौन से खाने होते हैं? जैसे लीफी वेजिटेबल हो गया, आपका पत्तेदार सब्जियां हो गई, जैसे ये देख रहे हो, पालक हो गई, मूली हो गई, गोभी हो गई, ये सारी चीजें क्या है? लीफी वेजिटेबल्स हैं। जैगरी, अगर आप गुड़ खाते हो तो गुड़ में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल जाएगा आपको। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मीट खाते हो, तो मीट में भी आयरन मिल जाएगा आपको। अगर आप खट्टे पदार्थ जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीजें खाते हो तो इनमें भी आयरन होता है। और इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला भी कहते हैं, आंवला का नाम आपने सुना होगा, ये भी एडोलसेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा को पूरी करते हैं। और आयरन क्या काम करता है? वो ब्लड को बढ़ाता है। समझ गए? चलो आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अब जब आप लंच कर रहे हो या आप रात का खाना खा रहे हो, तो आप देखो कि क्या आपके खाने में जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं। जरूरी पोषक तत्व क्या होते हैं? चलो हम आगे पढ़ेंगे। इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस? आपको यह देखना है कि जो आप खाना खा रहे हो, क्या वो बैलेंस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो भाई आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे, अगर ज्यादा होगा तो आप मोटापे के शिकार हो जाओगे। तो ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जो आप खाना खा रहे हो लंच में, डिनर में, क्या वो बैलेंस है कि नहीं, क्या वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं, मतलब क्या वो आपको जरूरी जो फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो दे रहा है कि नहीं। इस बात को आपको चेक करना पड़ेगा। आप कैसे चेक करोगे? डज इट इंक्लूड सीरियल्स? क्या आपके खाने में अनाज है, मतलब आप गेहूं खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, आप चने खा रहे हो, ये सारी चीजें आप खा रहे हो कि नहीं। केवल पिज्जा बर्गर पे ना रहो, सीरियल्स खाना, हमारी अनाज खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है। समझ गए? एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। अब दूध हो गया, मीट हो गया, नट्स हो गए और दाल हो गई, ये हमारे शरीर को प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर? आपको यह भी चेक करना है कि क्या आपके खाने में फैट्स, मतलब जो फैट की क्वांटिटी है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फैट तो नहीं आप ले रहे हो जिससे आप मोटे हो जाओ। ठीक है, अगर आप कम फैट लोगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। फैट एंड शुगर की मात्रा आपको अपने खाने में बराबर रखनी है, क्योंकि ये आपको क्या देती है? एनर्जी देती है। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड? आपको यह भी देखना है कि क्या आपके खाने में फल है कि नहीं, क्या आपके खाने में आप खा रहे हो तो सब्जियां हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि फल और सब्जियां प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स क्यों कहलाते हैं भाई साहब? क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किन चीजों से? डिजीजेस से, बीमारियों से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। चलो अब यहां पर बोल्ड वर्ड्स में लिखा है कि चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मिल्स। जो हम चिप्स खाते हैं, स्नैक्स हमारा कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, या जितनी भी चीजें पैकेट्स में आती हैं, ठीक है, वो होती तो बड़ी टेस्टी हैं, लेकिन हमारे रेगुलर मील्स को अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारे जो शुद्ध इंडियन खाना है, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, उसकी जगह नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि एज डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्योंकि ये जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होता है, या कोई भी स्नैक हो गया, उनके अंदर
पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, मतलब उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकें। इसलिए ये खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन हमें खाना नहीं चाहिए। हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी आता है कि मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों का एक झुंड बनाना है और आपने प्रीवियस डे, मतलब कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपके दोस्तों ने क्या खाया उसे लिख डालो। आपने लंच में क्या खाया, आपने डिनर में क्या खाया और आपके दोस्तों ने लंच और डिनर में क्या खाया, उसकी एक लिस्ट बनाओ। और उसके बाद फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अब उन चीजों को उसमें से पिक करो जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। जैसे आपने अगर रोटी सब्जी खाया, चावल दाल खाया, या कोई फल खा लिया, या कोई ग्रीनी वेजिटेबल खा लिया, तो इन सब चीजों को आप क्या रखोगे, अलग रखोगे। और उन खानों को भी अलग रखना है जो जंक फूड हैं, जो आपने कल खाया था, दैट यू कंज्यूम्ड द प्रीवियस डे। मतलब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपने जो कुछ भी कल खाया था उसकी लिस्ट बनानी है, चाहे आपने ब्रेकफास्ट में खाया हो, चाहे आपने लंच में खाया हो, चाहे आपने डिनर में खाया हो। और उसके बाद उस लिस्ट में से उन चीजों को अलग करो जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी हैं, और उन चीजों को अलग करो जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, जो जंक फूड्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इस एक्टिविटी को कर लोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी नंबर 10.5। इस एक्टिविटी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें केवल और केवल इन फिगर्स को कहीं से कट करना है और एक चार्ट पेपर में पेस्ट करके अपने क्लासरूम में लगाना है, ताकि जो आपके एज वाले लड़के हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलसेंट्स हैं ना, वो ये देख सके, वो ये जान सके कि एडोलसेंट पीरियड में हमारी बॉडी को किस तरीके का खाना चाहिए और हमें कौन से खाने को खाना चाहिए, कौन से खाने को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सनल हाइजीन। हमें अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। हमें लगभग दिन में एक बार तो नहाना ही नहाना चाहिए। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, और ये टीनेजर्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। क्योंकि टीनेज वाले उम्र में ना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, क्योंकि हमारा जो स्वेट ग्लैंड है, जो इस पसीने को निकालता है, वो बहुत तेजी से काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से काफी पसीना निकलता है। सम टाइम मेक्स द बॉडी स्मेली, और पसीने की वजह से हमारी बॉडी बदबूदार भी हो जाएगी। इसकी वजह से, इसी के लिए आपको दिन में एक बार तो नहाना ही नहाना है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे नाक हो, कान हो, बाल हो, आंख हो, वो दिन में एक बार तो हमें वॉश करना ही करना चाहिए, साफ करना ही करना चाहिए। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे स्किन में क्या हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। और इन्फेक्शन की वजह से हमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे खुजली हो सकती है, दाद हो सकता है। तो ये चीजें ना हो, इसलिए हमें दिन में एक बार तो कम से कम नहाना ही चाहिए। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। अब लड़कियों को तो साफ सफाई की जरूरत और भी ज्यादा होती है इस 14-15 से लेके 20 साल के बीच में। क्यों, क्योंकि इसी समय इनका मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब क्या होता है, मासिक धर्म आता है, और मासिक धर्म के समय जब भी इनका पीरियड्स आता है लड़कियों का, उन्हें साफ सफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब अगर ये साफ सफाई रखेंगी, हेल्दी खाना खाएंगी, तो जो इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो इनका मासिक धर्म है, वो रेगुलरली 28-28 दिन पर आता रहेगा। नहीं तो ये पूरा जो ट्रैक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन आने से पहले उसके लिए रेडी रहना पड़ता है कि जब भी उनका मासिक धर्म आएगा तो वो अपनी बॉडी को वॉश करेंगी, रोज नहाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा यहाँ पर लिटरली बस इतना ही बताया गया है कि एडोलसेंट पीरियड में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे अपनी बॉडी क्लीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लड़कियों को तो अपनी बॉडी और ज्यादा साफ करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके शरीर से इम्प्योर ब्लड निकलता है। मासिक धर्म के समय जो खून निकलता है वो उनकी पूरी बॉडी को अशुद्ध, गंदा बना देता है। इसलिए उन्हें तो कम से कम अपनी बॉडी को रोज क्लीन करना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल एक्सरसाइज। एडोलसेंट पीरियड में हमें
भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। हम जानते हैं अगर हम खुले वातावरण में टहलते हैं या खेलते हैं तो इससे हमारी बॉडी फिट होगी और हेल्दी होगी। All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games। चाहे कोई भी लड़का हो लड़की हो, उन्हें रेगुलरली वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और उन्हें बाहर आउटडोर गेम्स भी खेलने के लिए रेगुलरली जाना चाहिए। इनसे इनका फिजिकली भी फिट रहते हैं ये और मेंटली भी फिट रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम। यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है आपको, मिथ्स, टैबोस, डूज एंड डोंट्स। अब यहाँ पर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कि गलत हैं और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें 3 चीजें जो गलत हैं इसका तो पता चल गया कि हाँ ये बिल्कुल गलत है। कौन सी 3 चीजें भाई? इसमें से पहली चीज है कि एक तो लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर लड़कियों का जो पीरियड्स वाला समय होता है, जब उनका पीरियड्स आता है, उस समय अगर कोई भी लड़की लड़के को देख ले तो प्रेग्नेंट हो जाती है। भाई ये तो बहुत बड़ा झूठ है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। इसलिए एक चीज तो हमने देख ली कि ये गलत है। दूसरा चीज क्या है? द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अभी तक हमें ये पता था कि जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो मां की वजह से होता है। लेकिन ये चीजें गलत है। हमने ऊपर अभी पढ़ा था पार्ट 2 में कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर्स स्पर्म। जो फादर का स्पर्म होता है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है कि वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो दूसरी चीज भी गलत है। मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। समझ गए? चलो, तीसरा हमारा क्या है कि अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब हमारे भारतीय परिवारों में ये तो बहुत बड़ी गलत धारणा है कि लड़कियों का अगर पीरियड्स आता है तो उन्हें किचन में काम नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि उन्हें उस पूरे पीरियड्स के समय अशुद्ध माना जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो नेचुरल पार्ट है। ठीक है, वो हर लड़कियों में होता है, तो इसमें कोई भी गलत जैसी चीज नहीं है। इसलिए लड़कियों को किचन में जाने से नहीं रोकना चाहिए जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। क्यों? क्योंकि ये उनका नेचुरल पार्ट है। मासिक धर्म आना, पीरियड्स आना, वो तो आएगा ही। चलो आगे हम पढ़ते हैं। यहां पर एक एक्टिविटी है, कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको करना क्या है? आपके क्लास के उन बच्चों की लिस्ट बनानी है जो रोज एक्सरसाइज करते हैं और दूसरी तरफ उन बच्चों की लिस्ट बनानी है जो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस? अब आप देखोगे कि क्या उनके फिटनेस में, क्या उनके हेल्थ में कोई डिफरेंस है। क्या वो बच्चा जो एक्सरसाइज करता है, क्या वो दूसरे वाले से ज्यादा फिट है? प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ भाई, जो एक्सरसाइज करता है वो हेल्दी होगा ही, और इसी के लिए आपको क्या करना है? आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि रेगुलर एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट्स मिलता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम मेंटली फिट रहते हैं। ये सारी चीजें आपको इस एक्टिविटी में करनी है। चलो, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो है हमारा भाई साहब, से नो टू ड्रग्स। हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। अब ड्रग्स कौन सा? वो गोवा वाला ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, कोकीन और ये सारी चीजें। ड्रग्स हम दवाइयों को भी कहते हैं, और कभी कभी इन दवाइयों का, इन ड्रग्स की जब मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो ये क्या करती हैं? हमारे लिए एडिक्शन, नशे का काम करती हैं। तो हमें नशे जैसी कोई भी चीज एडोलसेंस पीरियड में नहीं करना चाहिए। चलो, एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। इस एडोलसेंस पीरियड में, इस टीनेज वाली उम्र में ना, हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, हमारी माइंड में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, जो कि नॉर्मल हिस्सा है हमारे बढ़ने का। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर। इसलिए किसी भी लड़के और लड़की को एडोलसेंस के समय हो रहे चेंजेस से, एडोलसेंस के समय हो रहे बदलाव से कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही डरा डरा महसूस करना है। क्यों? क्योंकि इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor। ठीक है, अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई ये दवा ले लो, ये ड्रग्स ले लो, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा आराम महसूस होगा, तुम थोड़ा फ्री फील करोगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब तक आपका डॉक्टर आपको दवा लेने को ना कहे, तब तक आपको
किसी के भी द्वारा बताए गए दवाइयों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि जो दवाइयां होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो एडिक्टिव होती हैं, उनके अंदर नशीली पदार्थें होती हैं। इफ यू टेक देम वंस, अगर आपने एक बार ड्रग को लेना स्टार्ट कर दिया, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, आपको ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा खाऊं, तिबारा खाऊं, और फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अब जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे शरीर को लंबा, हमें जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसी के लिए लोग कहते हैं कि अगर नशे करोगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि दे